जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों आज हमारा 10वां लेक्चर है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर, ठीक है, एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ठीक है, कि जो अफगान और जो अंग्रेज थे उनके संबंधों का आधार किस देश का ऐसा डर था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान और रूस। तो रूस इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, या किस जो आंदोलन है दोस्तों उसके साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़े थे। तो दोस्तों ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। कहाँ से? बिहार के पटना क्षेत्र से। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आप दोस्तों जानते ही होंगे कि 9 दिसंबर को, ठीक है, संविधान सभा के क्या अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने, या किन लोगों ने आरंभ की थी, या किस देश ने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है? संयुक्त पूंजी कंपनी का तात्पर्य होता है कि मान के चलो एक फर्म बनी है, इसमें बहुत से लोग क्या बने हैं, हिस्सेदार बने हैं, या जो हम जैसे एक प्रकार से सहकारिता के आधार पर गठित एक फर्म थी, ये किसने गठित की थी? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पहली ऐसी फर्म थी जो क्या थी, संयुक्त पूंजी पर गठित की गई थी। कब? 1602 में। और जो डच है दोस्तों, ये वर्तमान में कौन से देश कहलाते हैं? नीदरलैंड और बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम क्या कहलाते हैं दोस्तों? डच क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कि जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था दोस्तों, किसानों से क्या सीधा संपर्क स्थापित कर लिया जाता था लगान वसूली के लिए। तो इसके क्वेश्चन क्या क्या है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये भी सही है। ठीक है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, मतलब जो किसान, रैयत मतलब होता था दोस्तों किसान, किसान को क्या पट्टे देती थी जमीन का। फिर तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका क्या तीनों आंसर सही हो जाएंगे। रैयत वाली व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, किसानों से सीधा संपर्क सरकार करती थी या अंग्रेज करते थे। ठीक है, और किसानों को क्या बोला जाता, रैयत बोला जाता था। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 2 और तीनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसको सबसे पहले 1792 में दोस्तों, ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता। प्रथम आदिवासी नेता, ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल्स की बात की जा रही है। प्रथम आदिवासी नेता कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, जोडानांग सावरकर बापा, रानी गाइडेलिनु। तो दोस्तों यहाँ पे ये जोडानांग, ये गांधी जी से प्रभावित होने वाले क्या है, पहले आदिवासी नेता थे। ठीक है, ये कहाँ से, ये दोस्तों मणिपुर क्षेत्र से आते थे। ठीक है, और ये नागा समुदाय से अपना क्या रखते थे, संबंध रखते थे, जिसपे नागा समुदाय से संबंध रखते थे। और ये जोडानांग की चचेरी बहन ही कौन है, रानी गाइडेलिनु। रानी गाइडेलिनु जिसे क्रांति की देवी माना जाता है, या पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, क्रांति का नेतृत्व करने वाली लेडी किसे माना जाता है, राइडेनी, वो रानी गाइडेलिनु को। तो एक इसकी जोडानांग की कौन थी दोस्तों, चचेरी बहन थी। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन है दोस्तों, जोडानांग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत करी? ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा मतलब धर्म की शिक्षा, वेद वेद पुराण पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, भगवत गीता रामायण भी इस प्रकार के, ये सभी क्या होना चाहिए, इस बात का जो वकालत किसने करी है कि हमारे सिलेबस में रहना चाहिए। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा का समर्थक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महानमामक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये महा महामना, ठीक है, महामना के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने दोस्तों BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या करी है, स्थापना करी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुई है। और हिंदू इन्होंने देखा, ये तो दोस्तों देखिए कि हिंदू मतलब BHU में हिंदू है, मतलब यहाँ पे पहले क्या होता था, धार्मिक शिक्षा का ही केंद्र था, और वो धार्मिक शिक्षा सभी के लिए क्या स्वीकार करते थे कि होना चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में आप जानते होंगे, ये स्थापना किसने करी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। कब है की है, 12 जून 1905 को। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा है दोस्तों, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। जो विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, वो अधिनियम किसने लाए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में। फिर दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और लाला लाजपत राय ने दोस्तों जो इंटक की स्थापना में क्या किया है अपना, वो सॉरी एटक की स्थापना में अपना योगदान दिया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। तो हमारा ऑप्शन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को किसने करी थी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने करी थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में स्थापना किसने करी थी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या करी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, जिसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो पश्चिमी शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी? ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की, ठीक, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राज बिहारी बोस और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज बिहारी बोस ने, ठीक है, 1924 में टोक्यो जापान में इंडिपेंडेंस लीग की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है, टोक्यो जापान में। और जो इंडिपेंडेंस लीग है दोस्तों 1920 से लेकर 1940 तक क्या रहा, सक्रिय रहा। ठीक, उद्देश्य क्या था, भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाना। फिर जो मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या करा था, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे बहुत काफ़ी कुछ। दोस्तों हमारे चैनल पे नकुल सर द्वारा जो सोशोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख भी सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, जिससे आपकी जो मेंस में भी दोस्तों, ये प्री का है, आपको मेंस में भी काफ़ी जो मतलब भागीदारी अच्छी रहेगी। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके सिलेक्शन में या आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली भारत की, जो वर्तमान में हम बोलते हैं नई दिल्ली कहते हैं, ठीक है, ये भारत की कब राजधानी बनी थी? 1910 में, 1911 में, 1916 में, 1923 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था दोस्तों, जॉर्ज पंचम, ठीक, और मेरी के लिए
जो भारत आए थे, और दिल्ली दरबार का क्या हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। जी, दिल्ली दरबार में क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। और दिल्ली का जो संस्थापक है या जो दिल्ली का वास्तुकार है, उसे किसको माना जाता है, लुटियंस को। ठीक है, लुटियंस को दिल्ली का संस्थापक या वास्तुकार माना जाता है। तो दिल्ली भारत की जो वर्तमान में राजधानी कब बनी, 1911 में घोषणा हो गई थी और 1912 में धरातल पर आ गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब पर हस्ताक्षर कब हुए। ठीक है, लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 13 में, 14 में, 15 में और 16 में। ठीक है, 1913, 14, 15, 16। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 में कब हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर। ठीक, 1916 में लखनऊ समझौता। अब लखनऊ समझौता क्या था, लखनऊ समझौते में क्या करा था, कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन को, मुस्लिम जो समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो भारत का विभाजन की, जो भारत और पाकिस्तान बनने की जो धरातल पे 1947 में प्रकट हुआ, उसके बीच दोस्तों लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौते में ही निहित थे। इस बात को काफ़ी सारे इतिहासकार ने स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मुस्लिम लीग ही, एकमात्र मुस्लिम लीग ही का जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, अन्य कोई पार्टी नहीं। इसलिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि भारत विभाजन में इसको मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। या गांधी जी राजनीति में जिन तत्वों की वकालत करते थे कि ये होना चाहिए, उनमें से कौन सा तत्व नहीं है। नैतिकता की बात करी बिल्कुल, कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि धर्म विहीन राजनीति या नैतिकता विहीन राजनीति सही नहीं है। धर्म की भी बात करी कि धर्म भी राजनीति में होना चाहिए, मानवता भी होना चाहिए। मतलब राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानवता का उत्थान होना चाहिए, मानवता का उत्थान होना चाहिए। ठीक है, और तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, नैतिकता की बात करी, धर्म की बात करी, मानवता की बात करी, सत्ता नहीं है। ठीक, अथॉरिटी के बारे में गांधी जी ने नहीं कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ठीक है, मतलब जो आक्रामक हो गई थी उस समय ट्रेड यूनियन, ठीक, या आक्रामक हथियारबंद हो गए थे, क्रांतिकारी हो गए थे। ठीक है, 1939 से 45, 26 से 39, 18 से 26, 14 से 18। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1926 से लेकर 1939 तक का। इसमें दोस्तों ट्रेड यूनियन के जो चरण है, 6 चरण है। ठीक है, उसमें से एक चरण ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या क्या था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो तुर्की का खलीफा प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसका पद जो था उसको फिर से संरक्षण करने के लिए बात की जा रही थी कि वो पद फिर से बनना चाहिए, और उसको इतनी मतलब सत्ता दे दी चाहिए, इतनी ज़मीन दे दी जानी चाहिए कि वो मुस्लिमों का मतलब जो एक नेतृत्वकर्ता बना रहे। ठीक, तो तुर्की के खलीफा का जो पद है समाप्त कर दिया गया, तो उसके लिए चलाया गया था। इसका समर्थन किसने नहीं किया जो भारत में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने, महान ने इसका समर्थन नहीं किया था। समर्थन नहीं किया था, उसका कारण क्या था। ठीक है, वो सबसे पहले तो ये इसमें कांग्रेस की भागीदारी के खिलाफ थे। ठीक है, कांग्रेस की भागीदारी इसमें क्या है, उन खिलाफ जो आंदोलन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को वो एक जो न्यूट्रल गुट मान रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के भी क्या खिलाफ थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति कर रही थी मुसलमानों के लिए, तो उसके भी खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय घायल हुए थे।
लाला लाजपत राय घायल हुए थे? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। तो दोस्तों आपने बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा जहाँ तक कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन जो चल रहा था 1927 में दोस्तों, क्या भारत में साइमन कमीशन आया था? 1919 का जो अधिनियम था उसकी 10 वर्ष जांच करने के बाद 10 वर्ष क्या क्या ग्रोथ हुई है अधिनियम की, उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया है। साइमन कमीशन में जॉन साइमन के नेतृत्व में सभी गोरे लोग थे, ठीक है। तो इसका विरोध हो रहा था कि गो साइमन गो साइमन। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो लाला लाजपत राय के सिर में क्या हुआ था, जो लठ से जो प्रहार हुआ था, उसके बाद उनने कहा था कि मेरे जो सर पे जो लठ पड़े हैं या जो लाठी पड़ी है वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत के किल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट के बारे में भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने गांधी इरविन, ठीक है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी है? दो महात्मा, ठीक, दो महात्मा की संज्ञा दी है गांधी जी को और इरविन को। मीरा बहन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्या हुआ था कि 5 मार्च 1931 को, ठीक, गांधी जी लंदन गए, जहाँ पर क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सरोजिनी नायडू ने जब ये समझौता हुआ तो एक प्रकार से एक अच्छा कदम कहा, जिसमें इन दोनों को क्या महात्मा की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दी है। ठीक है, दो महात्मा। और महात्मा की सिर्फ केवल गांधी जी की बात करें हम कि महात्मा की उपाधि किसने दी है? किसने दी है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा, किसे कहा? ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है भारत की राजनीति के संबंध में? फ्रांसिस द अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुवले और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, क्योंकि इनकी युद्ध क्षमता, ठीक है, और जो सैन्य कौशल के चलते सेना को किस प्रकार से रेगुलेट करना है, युद्ध को किस प्रकार से रेगुलेट करना है, उसके लिए क्या हुआ, उनको क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और ये बात किसने कही दोस्तों? विलियम पिट ने। ये बात किसने कहा है? विलियम पिट ने। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो युद्ध लड़े दोस्तों कौन सा है? प्लासी का युद्ध, ठीक है। और जो उस समय 1700 के समय जो हो रहे थे वो युद्ध किसने लड़े? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, अफीम भारत में कहाँ होती थी? ठीक है, हम अभी दोस्तों देखते हैं कहाँ पे होती, हमारे मध्य प्रदेश के जो मंदसौर नीमच, ठीक है, मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल के लिए कब तक कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों बिहार में क्या होती थी? अफीम का उत्पादन किया जाता था। और नील की खेती भी कहाँ की जाती थी? बिहार में की जाती थी, जिसके लिए चंपारण आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी आईएमपी जो एक क्या है दोस्तों पेपर है, जिसके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो सोम प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामभजन राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही ये क्या है? पत्र है सोम प्रकाश। कब? 1858 के समय ये मतलब प्रकाशित हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये इन्होंने पारित करवाया था। तो अगर आपको ऑप्शन आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाज सेवा में क्या योगदान है?
तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और से संबंध है। ठीक है दोस्तों। और राजा राम मोहन राय के 2 पत्र है, मिरातुल अखबार और संवाद कैमुदी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के जो पत्र है दोस्तों, ए नेशन इज मेकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौतों का प्रावधान क्या था? कि जो सांप्रदायिक पंचायत को लेकर जो पुणे समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का प्रावधान था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है, चौथा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें क्या प्रावधान था? और जो पुणे समझौता था दोस्तों, ये 24 सितंबर, ठीक है, 1932 को हुआ था। ये यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ठीक है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। तो दोस्तों सिराजुद्दौला को बंगाल का जो क्या स्वतंत्र या अंतिम स्वतंत्र नवाब, इसके क्या होगा याद हो गए थे दोस्तों? हम देखते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई दोस्तों 1757, ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने किसको बना दिया था? मीर जाफर को। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। मीर कासिम, ये इन दोनों ने फिर मीर कासिम की फिर लड़ाई हुई 1764 में बक्सर के युद्ध में। तो ये अंग्रेज रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? कि समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक, हिस्सा लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो जेल को मतलब लांघ दी थी, वो कौन थे दोस्तों? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था? जो जेल को लांघ कर भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। जयप्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने क्या किया था? हैदराबाद की स्थापना करी थी। इसलिए हम दोस्तों बोलते हैं कि हैदराबाद में क्या निजामों का शासन था। हैदराबादों में निजामों का शासन था। और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों? हमने लगाया है ऑपरेशन पोलो, पोलो ग्राउंड होने के कारण। हैदर अली दोस्तों, ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कौन था? उनका लड़का था। ठीक है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त हो गए थे। हैदराबाद में कौन सी इमारत है दोस्तों? चार मीनार। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थायी संस्था कब बना? ठीक, पुरातत्व विभाग संस्था बना। ये दोस्तों हम एएसआई का नाम सुनते होंगे, जब भी कहीं हम हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो वह एएसआई ले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो यही क्या है? पुरातत्व विभाग है। तो ये कब बना दोस्तों? 1906 में बना था। और इसके निर्माण में किसका योगदान था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का क्या था? पुरातत्व विभाग में जो कर्जन ने लाए थे ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों इसके बारे में जानते होंगे आप, चार्ल्स वुड स्पेच। चार्ल्स वुड स्पेच को भारत में शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सेडलगर आयोग दोस्तों 1917 में आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और रेलवे आयोग ये। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे? चार्ल्स वुड स्पेच को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपकी सफलता तो सुनिश्चित हो ही, साथ में आपका दोस्त का भी क्या हो दोस्तों, जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए।
तो दोस्तों तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।